हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से एमडी क्वेट में भी अमूमन एक ना एक एमसीक्यूज तो आ ही जाता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की ना आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, यानी कि जो एनिमल सेल है उसके सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसके बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इसे हम सिलेक्टिवली एंड पार्शियली डिफरेंशियली मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास थ्रू करने की इजाज़त देती है। ये बनी होती है लिपिड से जो कि 20 to 40% होते हैं, प्रोटीन्स से जो कि 60 to 80% होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल अमाउंट से। अब इसके ना दो मॉडल्स हैं। पहला आ जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड बाई लेयर होती है। बाय का मतलब है दो। अब इसके अंदर जो ये पाए जा रहे हैं ना ये वाले, ये हैं लिपिड्स। अब ये है बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाए थे, यानी कि ये ऐसे गोल्स होते हैं, इनके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह वो जो चीज़ थी। तो ये उसकी दो लेयर्स होती हैं। उनके बाहर ना प्रोटीन्स की एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। ठीक है, ये ऑरेंज में। इसके अलावा जो लिपिड बाय लेयर है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स के। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एक सैंडविच की तरह बनी हुई है, ये एक सैंडविच की तरह है। ठीक है। और इसको जो मॉडल है इसको प्रेजेंट किया था जे डेविसन ने। इसके बाद अगला मॉडल आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ना लिपिड बाय लेयर तो वैसी की वैसी है, लेकिन जो प्रोटीन है ना वो इस तरह से नहीं होती, वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होती है। यानी जो लिखा हुआ है ना मोजाइक मैनर, मोजाइक का मतलब यही होता है कि इरेगुलर मैनर में ये प्रेजेंट होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सैंडविच की तरह नहीं होती फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग, और इसको प्रपोज करने वाले थे निकलसन और सिंगर। सिंगर पता नहीं वैसे उसका नाम क्या सोच के रखा गया था। और इसके अलावा इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो भी प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं फंक्शंस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना फ्लो ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करती है। मूवमेंट में बात करें तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं ना वो इसको इजीली क्रॉस कर लेते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज और वाटर है, वाटर को H2O कहते हैं, पता ही होगा, ये इसको इजीली क्रॉस कर लेते हैं। जबकि जो आइंस होते हैं ना वो इसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। यानी एक सेल है ना उसके अंदर जो इन्वायरमेंट और बाहर है उन दोनों के दरमियान जो बैरियर है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन ना दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहले, और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम पैसिव को देखेंगे। पैसिव होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे हम डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं, और इसमें एटीपी रिक्वायर नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक दूध का गिलास है, आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ते हैं वो नीचे गिर जाता है। तो जब आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ था ना तो वो हाई कंसंट्रेशन पे था, आप ले इसको कंसिडर करें, और जब वो नीचे गया तो वो लो कंसंट्रेशन पे चला गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ना हाई से लो की तरफ मूव होती है। अब ये अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी है ना वो आपको रिक्वायर नहीं होती, यानी आपने जैसे ही छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। तो ये अलोंग द ग्रेडियंट, यानी जैसे एक शिप है ना, तो वो आपको पता है ना जो ज़्यादा पानी होता है उससे थोड़े पानी की तरफ मूव करती है। तो अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब भी वही है, और ये इसी को हम डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। एक्टिव मूवमेंट होती है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लो से हाई कंसंट्रेशन में। जैसे कि अगर वो दूध का गिलास ज़मीन पे पड़ा हुआ है और आप उसको उठा के ऊपर लेके जाएं तो उसे हम कहेंगे कि आपने फिर इसमें एनर्जी लगाई है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा ग्रेडियंट के, और ये इसको हम अपहिल मूवमेंट कहेंगे, और इसमें एटीपी यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अब पैसिव जो ट्रांसपोर्ट थी ना इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की तो एग्जांपल सेम ही है ना कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू द लो कंसंट्रेशन। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब भी आएगा ना उसका मतलब होगा कि इसमें वाटर इन्वॉल्व है। तो ये भी सेम है कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद अगली टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द कैरियर प्रोटीन। तो जो कैरियर प्रोटीन से मूव करती है ना वो आइंस मूव करते हैं कैरियर प्रोटीन से, और इससे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। ठीक है। इसमें एटीपी रिक्वायर नहीं होती।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस, एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है, बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है तो वो उसे क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के ज़रिए से वैक्यूल की फॉर्म में, वैक्यूल एक इस तरह से चीज़ होती है सेल के अंदर, तो वैक्यूल की फॉर्म में एंडोसाइटोसिस करेगा, यानी उसको इंगल्फ कर लेगा। एक्सोसाइटोसिस में होता ये है कि एक चीज़ सेल के अंदर है, आप उसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउट फोल्डिंग के ज़रिए वैक्यूल की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस ना दो तरह का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। पिनो के लफ्ज़ का मतलब है पानी, फैगो का मतलब है सॉलिड। तो अगर हम वाटर यानी लिक्विड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो कि न्यूरॉन में होता है उसमें भी इन्वॉल्व होती है। यानी कि जो न्यूरॉन होता है ना, एक न्यूरॉन के बारे में भी आप पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में चैप्टर है जिसमें न्यूरॉन का जिक्र है। तो वो जो न्यूरॉन होता है ना उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसके ज़रिए से जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो न्यूरॉन में मूव करती है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक। या आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आपने ये याद कर लेना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स में इन्वॉल्व होती है। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।